औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Okay. So guys, today we're going to talk about the प्लेसेंटा प्रेविया GTD गाइडलाइन। GTG ये जो RCG गाइडलाइन है इसको हम वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। ओके, जो पिछली डिस्कशन है उसमें मैंने आपको समझाई हुई है, अब मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगी एंड वी विल गो थ्रू विद इट। ठीक है, दिस इज 27A। इसमें प्रेविया भी है और इक्रीटा भी है, लेकिन हम जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रेविया का पोर्शन सिर्फ आज, वरना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट मी जस्ट जूम इन। मैं नीचे चले आती हूँ। चलो जी। अच्छा, शुरू में हम देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव समरी है पूरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी मैं सारी कराऊंगी। ठीक है, हम एंड में एग्जीक्यूटिव समरी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरी गाइडलाइन वर्ड टू वर्ड कराने लगी हूँ, तो आप लोग अपनी गाइडलाइन ओपन कर लें और पेन पेंसिल पकड़ लें। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पर्पस एंड स्कोप को दफा करें। हम बेसिकली ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड एपिडेमियोलॉजी। मुझे चाहिए एक पेन। किस कलर का? ये ठीक है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ ये सही से लिख रहा है या नहीं। सेकेंड। अच्छा, देखिए जो हमने बेसिकली स्टोरी कहाँ से शुरू की थी, हम पढ़े थे, हमने 10 टीचर्स खोली थी। 10 टीचर्स का हम स्टार्ट करे थे चैप्टर 7, और उस चैप्टर 7 में हमने किया था, अभी टॉपिक हम करे थे विजाइनल ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। उसमें हमने किया था एंटीपार्टम हेमरेज, जिसमें हमने पहले एब्रप्शन पढ़ी, फिर हमने प्रेविया कहा, और मैंने कहा कि प्रेविया बहुत थोड़ा लिखा हुआ है 10 टीचर्स में, इसकी गाइडलाइन करना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मतलब ये वर्ड टू वर्ड आपको इसकी गाइडलाइन आनी चाहिए। ओके, तो देखें, जो प्रेविया और एक्रीटा है, एक्रीटा क्या होता है हमारे पास, एक तो प्रेविया होता है, दूसरा होता है एक्रीटा स्पेक्ट्रम। सो वी हैव एक्रीटा, we have percrete, we have increta, and then we have percreta. Okay, एक क्रीटा में वो मायोमेट्रियम की सरफेस के साथ अप्रोक्सीमेट होता है, इन क्रीटा में वो उसे इन्वेट करता है, पर क्रीटा में वो यूट्रस की सिरोजा से निकल के मतलब बाहर की सरफेस तक चला जाता है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स ब्लैडर वगैरह को भी इन्वेट करता है। आज हमने एक क्रीटा को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, वो हम कल की डिस्कशन में करेंगे बिकॉज ये बहुत अलग टॉपिक है, इसके टॉग आर्टिकल्स के साथ में आपको कराऊंगी। आज आप सिर्फ प्रेविया पे फोकस करें। अच्छा, अब बेसिकली दोनों केसेस में एपीएच होता है, दोनों केसेस में सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मिटरनल और नियोनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी दोनों हैं। देखिए, अगर एक पेशेंट जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज में जाती है, ठीक है, लेट्स से वो 37 वीक्स पे चली गई, हालांकि ज़्यादातर जो प्रेविया है वो अनलेस कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक ना हो, वो बिल्कुल भी 37 वीक्स तक नहीं जाता, उसको पहले ही हम बेल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर 37 वीक्स तक गई है पेशेंट और फिर उसको एपीएच हुआ है, तो आप बताएं कि अगर सीटीजी वगैरह ठीक है तो बेबी तो प्री टर्म नहीं होगा ना, बेबी तो ठीक होगा, टर्म का बेबी होगा, लेकिन मदर इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टर्म के पास जाते हैं एपीएच के चांसेस और सिवियरिटी परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है एज यू अप्रोच टर्म इन अ प्रेविया। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली मिटर्नल और न्यूनेटल दोनों की मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी इसमें होती है। ठीक है, अब इनके ना रेट्स दोनों के इंक्रीज हुए हैं, प्रेविया के और एक्रीटा के दोनों। अब इसकी क्या वजह है, ये गाइज आप लोग मुझे बताएंगे। वेयर इज माय कॉन्सेप्ट बोर्ड? मैंने एक्चुअली ना यहाँ पे एक सेकेंड कॉन्सेप्ट बोर्ड ओपन किया था, वेयर इज इट गाइस, वेयर इज माय, ओके, तो अब मैं दोनों वीडियोस को कैसे दोनों इनको करूं?
समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ये इस तरह है, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट बोर्ड में अगर मैं जाऊं तो मैंने आपको जो डिस्कशन है उसमें समझाया भी है कि 10 टीचर्स में एक बात लिखी हुई है कि आप प्रेविया का रिस्क कम कैसे करेंगे, आप बिला वजह के सेक्शंस ना करें, क्रेजी मत हो जाएं कि मेरा सर्जिकल हैंड आज मैं सबका सिजेरियन कर दूं, दिस इज वेरी अनएथिकल एंड रॉन्ग, और आप प्रेविया के इंसिडेंट्स अपनी पॉपुलेशन में बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब आप जो है वो सिजेरियन करके पेशेंट को स्कार देते हैं, तो मैंने कहा था ना कि प्लेसेंटा जो है अगर नीचे है तो बेसिकली उसने माइग्रेट करना होता है, लोअर सेगमेंट में बनना होता है बाद में, ठीक है, तो प्रेविया या लो लाइन रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, 32 वीक्स तक 90% केसेस में रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जब स्कार होता है ना, यहाँ पे आपने स्कार दे दिया तो अब यहाँ पे फिब्रिस टिश्यू आ गया, मतलब प्रॉपर हेल्दी टिश्यू नहीं है, तो अब वो माइग्रेशन के साथ इंटरफेयर करेगा। तो बेसिकली जो सिजेरियन स्कार होता है इट इंटरफेयर्स विद किस चीज के साथ, विद प्लेसेंटल माइग्रेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कार वालों को होता है, हमने बहुत प्राइमीज देखी हैं प्रेविया के साथ, बहुत एसवीडीज वाली पेशेंट बाद में नेक्स्ट में प्रेविया के साथ। लेकिन वैसे बता रही हूँ कि स्कार जो है वो सबसे खतरनाक चीज है। उसकी वजह से प्रेविया का रेट ज्यादा हो रहा है, बिकॉज सिजेरियन रेट ज्यादा हो रहा है तो प्रेविया का रेट ज्यादा हो रहा है। तो आप बिला वजह स्कार मत लें। ये नहीं कि अब प्राइमरी ब्रीच को आपके मैं नॉर्मल डिलीवर कराऊंगी, मैडम ने कहा था कि स्कार मत दें, ऐसी हरकतें नहीं करें, थोड़ा नॉर्मल क्रेजी ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली आपने क्या करना है कि इस बात को जहन में रखना है। दूसरी जो चीज है मिटरनल एज, ठीक है, मिटरनल एज जब ज्यादा होती है उससे होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, और क्या हमारे पास गाइस एक और रीजन थी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सॉरी गाइस, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कॉमन सेंस ये कहती है, क्योंकि 10 टीचर्स में लिखा हुआ है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी से जो है वो चांस है, लेकिन गाइडलाइन में आप देखेंगे कि गाइडलाइन में मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है ट्विन वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी ज्यादा, तो उस मल्टीपल प्रेगनेंसी से प्रेविया हो रहा है, ऐसा नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट आपका। assisted reproductive technology is an independent risk factor for placenta previa regardless कि वो मल्टीपल प्रेगनेंसी करा रहा है या सिंगलटन, वो सिंगलटन भी कराएगा अगर तो भी प्रेविया का रिस्क ज्यादा होगा। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता गाइस, मुझे अगर पता होती, अब देखे ना फिर से मेरा एक कंप्यूटर कंप्यूटर मुझे चलाना नहीं आ रहा, तो वजह मुझे इसकी कैसे पता हो, तो मुझे इसकी वजह ऑनेस्टली नहीं पता। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ, इसको ओपन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, राइट। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि तो हमने कहा सिजेरियन डिलीवरीज हो गई, मैटरनल एज और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगली चीज, मैटरनिटी रिलेटेड रिसोर्सेज पे डिमांड्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की डिलीवरी फिर मैटरनिटी यूनिट में होती है विद क्लोज लाइजन विद ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन यूनिट्स, ठीक है, बहुत हाई रिस्क होती हैं, ठीक है। अब अगर कोई ये वाला प्रेविया सिर्फ डिलीवरी पे डायग्नोज हो, मतलब ऐसा कब होगा, अगर एक पेशेंट अपने रेगुलर एंटीनेटल्स करा रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका प्रेविया पता ना चले? ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली अगर जो है ये सिर्फ डिलीवरी पे डायग्नोज हुई है, मतलब कि वो पेशेंट आपके पास टर्म पर आई है और अपना कोई इसने चेकअप नहीं कराया, बस वो एकदम से आई है वो प्रेविया के साथ, तो जाहिर है आप अनप्रिपेयर्ड होंगे, पेशेंट अनप्रिपेयर्ड होगी, उसने कहाँ अपना डोनर तैयार रखा होगा, ना वो काउंसल्ड होगी फॉर ब्लड लॉस, फॉर द रिस्क इन चांसेस ऑफ हिस्टेरेक्टमी एंड ऑल दैट, तो उसमें जाहिर है कॉम्प्लिकेशंस का रेट ज्यादा होगा। आप मुझे बताएं, ये बात लिखने वाली है, कॉमन सेंस की बात है, ये गाइडलाइन में कॉमन सेंस की बात है, लिख के सफे बढ़ा देते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज बेसिकली प्लेसेंटा प्रेविया की, अब ये नॉमेनक्लेचर डिस्कस करें, वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, राइट। देखें, हम इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं, हम क्या करें। प्लेसेंटल लोकेशन आप कब डिटरमिन करते हैं, जब आप एनॉमली स्कैन करते हैं, वो आप कब करते हैं, आप करते हैं 18+6 या 21+6 पे, तो जाहिर है आप उसमें पूरा बच्चा देखते हैं, तो उसका लाइकर देखते हैं, उसका प्लेसेंटा भी देखते ही है, एनॉमली भी देखते हैं, कॉमन सेंस की बात है। और आप एनॉमली स्कैन कोई ट्रांस वजाइनली तो नहीं करते, ट्रांस एब्डोमिनली ही करते हैं। तो प्लेसेंटा प्रेविया ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करके शुरू में जो है वो डिस्क्राइब हुआ था, ठीक है, और ग्रेड हुआ था। अब इनिशियल इसका नॉमेनक्लेचर क्या था,
इस इनिशियल नॉमेनक्लेचर इसका आपको पता होना चाहिए। अब जो नॉमेनक्लेचर है वो ये नहीं है, लेकिन ये क्लासिक है और इस पे ये आपको बेसिक है ये, ठीक है, ऑब्स की बेसिक्स में आता है ये नॉमेनक्लेचर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हम बेसिकली एज टू ऑस डिस्टेंस, ये पूरी गाइडलाइन में ये टर्म यूज होगी। हमारे पास बेसिकली होता है एक, उसको हम कहते हैं लीडिंग प्लेसेंटल एज, ठीक है। अब लीडिंग प्लेसेंटल एज क्या चीज है, हम लीडिंग प्लेसेंटल एज को देखते हैं और फिर हम उस लीडिंग प्लेसेंटल एज से डिफरेंट चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तीन चीजें हम मेनली देखते हैं कि इस एज का ऑस से डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं एज टू ऑस डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं उस एज का फीटल हेड से डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं एज टू फीटल हेड डिस्टेंस। मतलब हमें जो नाम है वही नाम है, अलग से ऐसे मैं लिख रही हूँ अलग टर्मिनोलॉजी में कोई नहीं आपको बता रही, फीटल हेड डिस्टेंस। तीसरी हम चीज देखते हैं इस, अभी आप देखेंगे इस लीडिंग प्लेसेंटल एज की थिकनेस। मतलब हम इस एज में क्या क्या देख सकते हैं, प्लेसेंटा का एज है, अब हम उसको क्या ही करेंगे। ये तीन चीजें बेसिकली टर्म्स इस गाइडलाइन में यूज होंगी रिगार्डिंग द प्लेसेंटल एज, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब क्या होता है, ये जूम आउट कैसे होगा, एक तो ना गाइस, ओ हियर, इसको तो मैं ऑफ करूं, हाउ डू आई, अच्छा ये तो जूम इन हो गया, अब जूम आउट हो गया। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हाँ ये तीन चीजें आपको समझ आ गई। अब क्या होता है, जब हम बेसिकली पहले जो ब्राउन्स क्लासिफिकेशन थी वो डिपेंड करती थी सोलली ऑन एज टू ऑस डिस्टेंस, उसमें क्लासिफिकेशन थी, अब भी यही है, लेकिन उसमें फिर इसने ये चार क्लासिफिकेशंस बनाई थी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये अगर ऑस है आपका, दो तीन चार, ये चार ऑस है, और ये उसका 20 mm, 20 mm की टर्म यूज की, आर्ट्स ने 2 सेंटीमीटर की नहीं यूज की हुई, ठीक है। ये इसका रेडियस है, 20 mm का रेडियस है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एच टू ऑस, बाकी टास्क मैं क्लोज कर दूं, एक्चुअली ना मैं टिपिकल एडीएचडी की तरह क्लास में, हम सो डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ। अच्छा, 20 mm होता है, ठीक है। तो अब अगर लो लीडिंग प्लेसेंटल एज, लीडिंग प्लेसेंटल एज क्या होगा, ये बेबी है, ये आराम से सुख में सो रहा है, तो प्लेसेंटा कह रहा है कि बच्चे की तरफ अटेंशन क्यों जाए, आई वांट टू बी द मेन स्टार। तो ये प्लेसेंटल एज आ गया, और ये अगर ऑस है, कैसी मतलब कि क्या मैंने बना दिया, लेकिन लेट्स सपोज सर्विक्स मैंने बनाया नहीं, ये ऑस है, तो ये है लीडिंग एज, जो और जो सबसे मतलब ऑस को अप्रोच कर रहा है, जो सबसे नीचे है, ये है लीडिंग एज, ठीक है, और ये है ऑस, और ये है इन दोनों का डिस्टेंस जो कि है एज टू ऑस डिस्टेंस। तो अब हम इसको क्रॉस सेक्शनली देख रहे हैं, तो अगर ये 20 mm से कम है, अगर 20 mm है उससे ज्यादा है तो ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शायद ये 15 mm है, कि 1.5 सेंटीमीटर, नहीं ऐसा नहीं, इट्स 2 सेंटीमीटर, इट्स नॉट 1.5, ओके, वी हैव द रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये इससे कम है और इस रेडियस में आ रहा है, लेकिन ऑस को अप्रोच नहीं करा बिल्कुल भी, तो दिस इज टाइप 1 एंड दिस इज कॉल्ड लो लाइंग प्लेसेंटा इन द पुरानी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अगर जो है वो ये एज जो है वो ऐसे इसके ऑस के मार्जिन तक जा रहा है, तो जाहिर है हम इसको मार्जिनल प्लेसेंटा ही कहेंगे, मार्जिनल, एंड दिस इज कैटेगरी ग्रेड 2, ओके। फिर जो ग्रेड 3 और 4 है, इसका कलर हम जरा चेंज करते हैं। ग्रेड 3 और 4 में ये होता है कि ये ऑस को कवर करता है, कवर्स द ऑस, जो इसका लीडिंग एज है। अब वो या तो उसको पार्शियली कवर करता है, ठीक है, या तो ऑस को पूरा कवर कर देता है। कितना खतरनाक है, ऑस को पूरा कवर करके मुझे ड्रॉ करते हुए खौफ आ रहा है कि कहीं ऐसे कोई पेशेंट ना मेरे पास आए। अच्छा, तो अब वो अगर पार्शियली कवर कर रहा है ऑस को, तो दैट इज कैटेगरी ग्रेड 3 कैटेगरी कह रही हूँ मैं, जैसे कोई कैटेगरी ऑफ सिजेरियन मैं बता रही हूँ, ग्रेड 3 फुली कवर कर रहा है तो दैट इज ग्रेड 4, ठीक है। और ये दोनों हैं मेजर, प्रीवियस थे, मतलब पुराने क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन तो रिप्लेस हो गए, लेकिन आपको फिर भी आनी चाहिए। और पहले दो कैटेगरीज है माइनर, क्योंकि कहाँ वो ऑस को कवर नहीं करे तो हमको तो सीरियस नहीं लेते, ठीक है। ये है हमारी पुरानी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जो नई क्लासिफिकेशन है उसने ये कहा कि शट अप, आई हैव बेटर प्लान्स,
तो उसने कहा कि जो आपका जो है ना, दो टर्म्स निकालो, ये सब हटा दो, माइनर, मेजर, ग्रेड 1 2 3 4, और इसके अलावा लो लाइंग, मार्जिनल एंड सेंट्रल एंड कंप्लीट सेंट्रल एंड पार्शियल सेंट्रल, बड़ी टर्मिनोलॉजीज है इसमें, आप नेट से देख लीजिएगा ब्राउन क्लासिफिकेशन। लेकिन जो AIUM है, अभी आप गाइडलाइन में देखेंगे, ये अमेरिकन जो क्लासिफिकेशन है, उसने कहा कि सिर्फ दो टर्म्स यूज होंगी। एक टर्म यूज होगी लो लाइंग प्लेसेंटा, और एक टर्म यूज होगी प्लेसेंटा प्रेविया, पूरी ऑब्स में और कोई टर्म नहीं होगी। और लो लाइंग प्लेसेंटा का मतलब है ये दो चीजें। लो लाइंग क्या मतलब है इस बात का? ये दो चीजें, ये दो चीजें क्या हैं गाइस? ये दो चीजें क्या हैं? इट्स वेरी इजी। ये दो चीजें हैं कि लेस देन 20 mm के रेडियस में हो, लेकिन ऑस को कवर ना कर रहा हो। बेशक ऑस को अप्रोच कर रहा हो, बेशक ऑस के मार्जिन पर जा रहा हो, बट ऑस को कवर ना कर रहा हो। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज माइनर इन द ओल्ड नॉमेनक्लेचर, बट नाउ वी कॉल इट लो लाइंग प्लेसेंटा। ठीक है, तो लो लाइंग प्लेसेंटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिर्फ ये चीज नहीं है। उसने कहा इतना आसान हो जाएगा तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे। बच्चों को खुश नहीं होने देना, बच्चों को टेंशन में रखना है। साथ में ऐड कर दो एट मोर देन 16 वीक्स। ऐसे ही उसने एक जेस्टेशनल एज कर दी कि भाई थोड़ी और पॉइंट्स जरा याद रखने के लिए हो जाए तो मजा आ जाए, बच्चे बिल्कुल ही ना याद ही करते रहे चीजें। तो बेसिकली from 16 weeks above gestational age, whenever the, ध्यान से सुने, whenever the leading edge or the lower edge of the placenta is less than 20 mm from the internal os, it is called as low lying placenta, चाहे वो 18 weeks पर है, चाहे वो 36 weeks पर है, उसे आप लो लाइंग ही कहेंगे। उसको आप प्लेसेंटा प्रेविया का टर्म नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू AIUM। लेकिन प्रेविया सिर्फ वो प्लेसेंटा है जो ऑस को कवर कर रहा है, तो प्रेविया के लिए आप एक टर्म याद रखें, कवर, 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 प्रेविया कवर। ठीक है, अब चाहे वो पार्शियली कवर करे या कंप्लीटली कवर करे, दैट इज बेसिकली प्रेविया प्लेसेंटा प्रेविया। मतलब कि ओल्ड नॉमेनक्लेचर में ये दोनों कैटेगरीज, जो कि मेजर प्लेसेंटा प्रेविया था, अब वो प्लेसेंटा प्रेविया बन चुका है। ठीक है, और जो लो लाइंग और मार्जिनल था, अब वो लो लाइंग बन चुका है। तो ये बहुत आसान है, और मैंने ये कोई आई थिंक 10वीं दफा अपनी डिस्कशन में ये बात रिपीट की है। तो अब आई थिंक ये तो आपको, और कुछ है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए गाइस। ओके, how do I pause my recording? This is um, और स्क्रीन शेयर मेरा पॉज हुआ हुआ है, ये तो स्क्रीन शेयर कैसे जो है वो दोबारा से स्टार्ट होता है? Oh God, this is very okay. Okay, so now I get it. Actually, मैं जानना चाहती थी कि जूम आउट कैसे होता है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की थी। ये मेरे हालात हैं। तो हमें समझ आ गया नॉमेनक्लेचर। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैं लिख ऐसे रही जैसे मेरी राइटिंग बड़ा आप लोगों को समझ आ जानी है। अब हम जाएंगे बैक टू द, ओहो ये तो डेस्कटॉप खुल गया। नो गाइस, इससे पहले कि आप लोग मेरा डेस्कटॉप देख लें, जल्दी से मैं बैक टू द गाइडलाइन। ठीक है, सो वी वर सेइंग दैट प्रेविया वाज ओरिजिनली डिफाइंड यूजिंग ट्रांस, पहले ट्रांस एब्डोमिनल, क्या पता लोगों को पुराने जमाने के कि ट्रांस TVS भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम लो यूट्रिन सेगमेंट ग्रेड करते थे, अभी भी हम यही करते हैं, एज टू ऑस डिस्टेंस ही देखते हैं। ये तो ऐसे करें जैसे अब कोई नई इन्होंने कोई मशीन बना ली और नए कुछ करते हैं, यही हम करते हैं, एज टू ऑस डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेड 1 क्या था, माइनर क्या था, एज इनसाइड द लोअर यूट्रिन सेगमेंट विद इन 20 mm है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया बट ऐसा होता है। ग्रेड 2 क्या था, लोअर एज रीचिंग द ऑस मार्जिनल, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। ग्रेड 3 क्या था, पार्शियल प्रेविया। ठीक है, पार्शियल प्रेविया कह रहे हैं इसको, ये जब पार्शियली कवर करता है। ग्रेड 4 को कंप्लीट, तो कंप्लीट प्रेविया और पार्शियल प्रेविया की टर्म्स थी, अब ये दोनों प्लेसेंटा प्रेविया बन गई हैं। ठीक है,
ग्रेड 1 और 2 को पहले माइनर कहते थे, ग्रेड 3 4 को मेजर कहते थे, अब ग्रेड 1 और 2 को लो लाइन में आ गए हैं, और ये जो है मेजर जो हैं ये प्लेसेंटा प्रेविया में आ गए हैं। समझा गई बात गाइस? अब कीड़े बनाना बंद कर दूं मैं? अच्छा, अब मैं कैसे स्क्रॉल करूंगी? अच्छा, अब जो टीवीएस आया है ना, टीवीएस से थोड़ी हमारी चीजें बेहतर हुई हैं। अच्छा मैं बताऊं, टीवीएस सेफ है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स का, ये बच्चों का सवाल होता है कि टीवीएस अगर देखें नीचे है, प्लेसेंटा भी वही है, तो देखिए खुद नहीं करना ना, जिसको ना आता वो ना करे, ठीक है। ऑपरेटर करेगा ना तो फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। जिस बंदे को आता हो, जिस बंदे ने सीखा हो टीवीएस करना, उससे कराएं तो सारी चीजें सेफ होंगी, ठीक है। हमें कितना क्रेजी नहीं हो जाना ना, जिस जिस बंदे का काम है वो वर्क वो करे तो मसले नहीं होते। Okay, so basically we have the American Institute of Ultrasound in Medicine and blah blah blah. आरशो जी की टर्म कम थी, जो अब ये नई AIUM की टर्म आ गई है। मैंने देखा है, मैं ना अपनी डिस्कशंस में गाइडलाइंस को बहुत बुरा भला कहती हूँ, अब नहीं कहूंगी, गलत बात है, ऐसे शेम नहीं करना चाहिए अब, ठीक है। तो जो AIUM है ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत गुड गुड। इसने ये कहा है कि अब आप ये टर्म्स ना यूज करें। जब बच्चों को याद हो गई ना, सब पुराने जमाने के डॉक्टरों ने याद कर ली, रेडियोलॉजी वाले तो नहीं, रेडियोलॉजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, AIUM हम तो यही लिख के देंगे स्कैन पे। और अब देखिए रेडियोलॉजी वाले अभी भी आपको लिख के देंगे मेजर प्रेविया, आप कहेंगे हैं, कहेंगे मेजर प्रेविया, वो पार्शियल को भी मेजर कहेंगे, वो सबको मेजर प्रेविया कह देंगे, उनका जो दिल करेगा रेडियोलॉजिस्ट का वो लिखेगा, वो उसका अपना नॉमेनक्लेचर, उसकी अपनी टाइमलाइन है, उसका अपना मैट्रिक्स है, उसको आपकी गाइडलाइंस को लेना देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन AIUM ने कहा है कि अब आप पार्शियल और मार्जिनल ना यूज करें, आप प्लेसेंटा प्रेविया का टर्म यूज करें when the placenta lies directly over the os। फोर प्रेगनेंसीज, वही वाली बात है कि 16 वीक्स, कुछ तो तंग करना था, तो 16 वीक्स के तो बच्चे नंबर में फंस जाए। फोर प्रेगनेंसीज ग्रेटर देन 16 वीक्स, आपने प्लेसेंटा को लो लाइन तब कहना है जब एज इज लेस देन 20 mm, मतलब उसके 20 mm के रेडियस के अंदर आए, और ठीक है। और जब अगर एज 20 mm हो, अभी मुझे 20 mm नॉर्मल है, 20 mm पे आपने उसे कुछ नहीं कहना, इसे आप MCQ में फंसाते हैं। प्लेसेंटल एज जब 20 mm से ज्यादा हो तो फिर नॉर्मल है, ये TVS पे हमने अब करना है, ठीक है। TVS गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब न्यू जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आप तारीफें तो करेंगे ना, लॉन्च की तो तारीफें करेंगे, बिकॉज ये रिस्क ऑफ पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशन जैसे APH PPH सब बताती है, और ये ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है, और इसको हम कहते हैं AIUM क्लासिफिकेशन। आप पढ़ना चाहते हैं इस पे आर्टिकल्स तो पढ़ लें, लेकिन आप पढ़ ही ना लें। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ने वाले होते तो आपको कभी ये वीडियो ना देखनी पड़ी होती। अच्छा, द एस्टिमेटेड इंसिडेंस ऑफ प्रेविया इज, ये आपका MCQ, 1 in 200। मुझे बताएं 1 in 200 कोई छोटा नंबर है? इतना मेजर ये नंबर है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जल्दी से। 1 in 200 का इंसिडेंस है गाइस, 200 में से एक औरत को होगा। मतलब कि अगर आपकी एक दिन में 400 की OPD हुई है तो उसमें आपको 2 औरतें जरूर मिलेंगी प्रेविया की। 400 की OPD आप कर ही ना लें कहीं, but just you can suppose things। However, this is dependent on the definition used and is likely to change with the introduction of AIUM classification। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब आप कौन सी डेफिनेशन यूज करें इससे भी डिपेंड करता है इंसिडेंस। क्या पता आप इसमें लो लाइन इंक्लूडेड है नहीं, लेकिन भाई इसमें ना पढ़े आप, बस आपकी याद कर लें इसका इंसिडेंस। इसमें क्या इन्होंने ना हर एक अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके ना बच्चे खुश हो जाते हैं कि वाह गाइडलाइन में कितनी सॉलिड बात है। अगली बात इन्होंने बड़ी फिर से ग्रे जोन में बातें, बड़ी इन्होंने ग्रे जोन में बातें की हैं, आरशू जी ने बस ग्रे जोन में बातें की कि ये लोग कहते हैं कि चीज है भी और नहीं भी है, ये चीज अच्छी है, रिकमेंडेड है, लेकिन इस पे ये करनी नहीं चाहिए क्योंकि इस पे अभी रिसर्च नहीं है, ठीक है। फिर मैंने गाइडलाइन की बुराई कर दी, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, अब क्या होता है कि इंसिडेंट्स, राइजिंग इंसिडेंस ऑफ मेन रिस्क फैक्टर्स, जब रिस्क फैक्टर्स बढ़े हैं तो प्रेविया भी बढ़ा है, प्रायर सिजेरियन सिजेरियन बढ़ गए हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है विलिमेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, और वो सारा कुछ वाजा प्रेविया है। वाजा प्रेविया में क्या होता है, भाई ये बच्चे का सर है, ये जो है वो बच्चे की कॉर्ड आ रही है कहीं से, यहाँ पे अगर है ना प्लेसेंटा,
तो ये एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन्स हैं और ये जा रही हैं उनके सर के नीचे, ऑस के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो आपके पास वेजल्स होती हैं ना, फीटल वेजल्स, वो ऑस के ऊपर ओवरलाई करती हैं और वहां से ब्लीडिंग होती है और फीटल एक्सैंगुनेशन होती है, फीटल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें, अगर ये एकदम से सडनली और डायग्नोज ना हो। लेकिन इस पे भी आप टेंशन ना लीजिए, हम अपनी अगली डिस्कशन में करेंगे, हम इंसान है ना, हम एक डिस्कशन में क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस फोकस ऑन दिस, और मैं तब तक ये पेन यूज करना सीख लूं, साथ साथ स्क्रॉल नहीं हो रहा यार मुझसे। अच्छा ये, अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, प्लेसेंटा एक्रीटा, इसको मैं क्रॉस लगा रही हूँ बिकॉज अभी हम नहीं, प्लीज गाइस, एक हम ये बहुत ज्यादा है। एक्रीटा मैं आपको बता दी क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एडहेरेंस होती है, फिर अगले पर क्रीटा में क्या होता है, और सॉरी इन क्रीटा में क्या होता है, पर क्रीटा में क्या होता है, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दें भैया। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एविडेंस, इसको छोड़ दें आप। एंटीनेटल डायग्नोसिस एंड केयर, कैसे आप डायग्नोज करेंगे। अब ये देखें, अब ये ध्यान से पढ़ने वाली चीज आ गई है। अब गाइडलाइन शुरू हुई है, जो पहले था ना वो तो हम वार्म अप कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, एक घंटा मेरे ख्याल से हो गया। So what are the risk factors of women with placenta previa or a low lying placenta? Cesarean delivery जो है उससे प्लेसेंटा प्रेविया अगली प्रेगनेंसी में रिस्क ज्यादा होता है, और यहाँ पे है डोज डिपेंडेंट, ये आपके एमसीक्यू है, डोज डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है किसमें, रिलेटिव रिस्क का, प्रेविया में और नंबर ऑफ सिजेरियंस में, ठीक है। 4 सिजेरियंस होंगे तो आई थिंक आपका रिलेटिव आपका जो है वो 44 हो जाता था, इस तरह, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे प्रायर सिजेरियंस बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेविया का रिस्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सिजेरियन हमने किया, अब हम सिजेरियन की पहले बात कंप्लीट करेंगे, फिर हम बाकी करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जब इन्होंने एसोसिएशन देखी, ठीक है, प्रेविया की सिजेरियन डिलीवरी से, तो उनको डोज रिस्पांस पैटर्न मिला रिलेटिव रिस्क का, ठीक है। अब जो एक होता है उसका रिलेटिव रिस्क होता है 4.5, जो 2 होते हैं उनका रिलेटिव रिस्क होता है 7। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपने याद करना है, शौक नहीं नंबर बोलने का, 7.4। जब 3 होते हैं स्कार्स तो रिलेटिव रिस्क नेक्स्ट प्रेगनेंसी में होता है 6.5। देखिए 7.4 क्या बड़ा नहीं, 6.5 है, क्यों, ये तो अब मेटा एनालिसिस करने वालों से पूछा है ना। उसके बाद जब जो है वो 4 सिजेरियंस हो जाते हैं, मतलब अब इस दफा वो प्रीवियस 5 बनेगी, 4 सिजेरियंस के बाद उसने कंसीव किया, तो पहले सवाल है आपने उसका बीटीएल क्यों नहीं किया। लेकिन खैर हम ऐसे अनएथिकल सवाल आरसीओजी में नहीं पूछते, ये प्लीज आपके सीनियर्स ही आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, 44.9 हो जाता है जब 4 या उससे ज्यादा, इवन ज्यादा सिजेरियंस हो। तो वन स्कार के साथ है 4.5, 4.5, 2 स्कार्स के साथ है 7.5 है तकरीबन, 3 स्कार्स के साथ है 6.5, 4 स्कार्स के साथ तो उसने कहा भाई मैं स्काई रॉकेट करूं, 44.9, ऑलमोस्ट 45 हो गया। यू गाइज हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ इसको जल्दी से, अब मैं कैसे याद कराऊं, उसमें बढ़ रहा है लेकिन 3 के साथ कम हो गया, 1 मिनट खत्म हो गया, ओके, टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है दैट नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सिस्टेमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। हम नहीं करेंगे, ये हो चुका है, अगर हम इतनी बड़ी रिसर्चेस करने वाले होते तो हम एक गाइडलाइन पे ना फंसे होते। 2 मिलियन डिलीवरीज जब मैं कोई गलत बात करती हूँ ना मुझे खांसी आ जाती है। 2 मिलियन डिलीवरीज हमने देखी और कहा कि प्लेसेंटा प्रीविया का इंसिडेंस 10 से 1000, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, 1000 डिलीवरीज में 10 है जो प्रीवियस 1 स्कार है, और जब प्रीवियस 3 या उससे ज्यादा है तो वो 10 से बढ़ के 28 हो गया। इतना वैसे ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन बड़ा है। अब मैं गाइडलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं एग्री करूंगी कि बड़ा है, ठीक है। तो ये नंबर्स बस आप अब याद ना करें, जस्ट नो, एंड समझें इनको, नंबर्स को समझें, यही मैं कह सकती हूँ ताकि आप लोगों को स्ट्रेस ना हो। It's 10 in 1000 deliveries with previous 1 cesarean section and 20 in 1000 with 3 or more cesarean deliveries. Okay. Now, the odds ratio is very important, is of 1.47
for previa after a cesarean section. प्लीज ये आपको एक ही odds ratio की वैल्यू है, बाकी सारे रिलेटिव रिस्क थे वो क्या थे, 4.5, 7.5, 6.5 और 44.5. ठीक है, मुझे तो याद है, अब आप लोग भी याद कर लें, वेरी सिंपल. And the odds ratio is 1.47 for previa after a cesarean section. Okay, that is why we are discouraging unnecessary cesareans in this guideline. Okay, now second pregnancy अगर अच्छा दूसरी चीज, पहली चीज मैं ना साथ साथ इसको हम समराइज करते हैं इससे पहले कि आप लोगों का दिमाग खराब हो जाए. गाइस, हमने कहा कि ये क्या इतना थिन को लिख रहा है, ये ठीक करते हैं. हमने कहा कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ठीक है, with of placenta previa with C-section, number of cesarean sections के साथ previa बढ़ जाता है. पहला तो ये पॉइंट है, उसमें हमने वैल्यूज कर ली 4.5, 7.5, 6.5 और 44.5. फिर हमने कहा कि अगर आपने सिजेरियन कर दिया, ठीक है, सिजेरियन कर दिया, कोई भी फीटल डिस्ट्रेस थी, आप मजबूर थे, ठीक है, शौक से नहीं किया, कर दिया. अब दूसरी प्रेगनेंसी में उसने गैप नहीं रखा और सेकंड प्रेगनेंसी विद इन 1 ईयर ऑफ सिजेरियन सेक्शन हो गई. ये बात याद रखें प्लीज. अगर विद इन 1 ईयर ऑफ सिजेरियन सेक्शन सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें भी प्रेविया करें. मतलब इतनी मुसीबत है कि सिर्फ सिजेरियन का होना या नंबर ऑफ सिजेरियन नहीं, सिजेरियन के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी कितने टाइम बाद हुई है उससे भी प्रेविया का इंसिडेंस बढ़ जाता है. अगर मैं ज्यादा नहीं चीख रही, मतलब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी विद इन 1 ईयर हो गई है then that also increases the incidence of previa. Now अब ये दूसरा पॉइंट ना, अभी थोड़ा और ये वो होने वाला है, तो इसलिए अब हम इसको भी लिख लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ सिजेरियंस हो गया. दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा गाइस के सेकेंड pregnancy within 1 year of previous scar. ठीक है. तीसरा पॉइंट है अगर आपने किया है प्री लेबर सी सेक्शन. क्यों? जिस बात का मुझे आंसर पता होता है ना वो मैं पूछती हूँ कि क्यों, जो नहीं पता होता उसको मैं आगे ले जाती हूँ कि आप पूछ ना लें. क्योंकि अगर आपने प्री लेबर सिजेरियन सेक्शन किया है, पेशेंट अभी लेबर में नहीं गई, उसे फॉल्स पेन्स भी नहीं आना शुरू हुए, तो उसका लोअर सेगमेंट डेवलप नहीं हुआ. ठीक है कि मैं सबक बना रही हूँ, ये यूट्रस है, उसका लोअर सेगमेंट डेवलप नहीं हुआ, आपने स्कार दे दिया, तो अब लोअर सेगमेंट नहीं डेवलप नहीं है, आपने उस एरिया पे स्कार दे दिया, नेक्स्ट टाइम भी वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां आप फिब्रस टिश्यू आ गया है. तो माइग्रेशन क्या होती है, प्लेसेंटल माइग्रेशन ही नहीं हो पाएगी, तो नेक्स्ट टाइम तो प्रेविया के चांसेस बढ़ गए ना. जो कॉन्सेप्ट है प्लेसेंटल माइग्रेशन वो क्या होती है एग्जैक्टली उसमें प्लेसेंटा माइग्रेट कर जाता है ना, माइग्रेशन है तो प्लेसेंटा जो है वो माइग्रेट करके ऊपर चला जाता है. गलत, ऐसा कुछ नहीं होता. ये नाम है कि आपको लगता है, असल में लोअर यूट्रिन सेगमेंट बनता है, प्लेसेंटा उधर के उधर ही होता है. ठीक है, लेट्स से अगर ब्लू प्लेसेंटा बना दिया मैंने, ये मेरे हालात हैं. लेट्स से अगर ये प्लेसेंटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर भी प्लेसेंटा पड़ा हुआ है, वहीं के वहीं है, लेकिन पहले क्या था कि जो आपका लोअर यूट्रिन सेगमेंट था वो नहीं बना हुआ था. ठीक है, अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ी तो एक लोअर यूट्रिन सेगमेंट बन गया, तो आपको लगा कि प्लेसेंटा ऊपर चला गया. असल में प्लेसेंटा चल के ऊपर नहीं गया, असल में लोअर यूट्रीन सेगमेंट डेवलप हुआ है. सो देयर इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्रीन सेगमेंट. दैट इज व्हाई it looks like the placenta is migrated to this migrated. So, अगर आपने वहां स्कार दे दिया तो क्या ही होगा, ऐसा फिब्रस टिश्यू रास्ते में आ जाएगा. प्री लेबर में दे दिया तो और भी ज्यादा मसला होगा. ठीक है. Okay, so we were saying that, but were we saying, एक पेन तो मैं बंद करूँ ना ये, that एक सेकंड, yeah,
ये बात आपको समझ आ गई कि प्रीवियस प्रीलेबर इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क। अब इसकी ऑज रेशियो पहले विद इन 1 ईयर की रिलेटिव रिस्क है 1.7 और प्री लेबर की ऑज रेशियो है 2.62, तो 1.702। ओके तो सिजेरियन सेक्शन में हमने 3 पॉइंट्स किए हैं, देखें इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो ना। अच्छा, इंक्रीज रिस्क हो जाता है इन द सेकेंड डिलीवरी और ऑज रेशियो जाती है 2.62। ठीक है नेक्स्ट है। अच्छा, ये अब हम वापस एग्जीक्यूटिव समरी के पॉइंट्स खोलते हैं। तो हमने सिजेरियन वाला पूरा पॉइंट कवर कर लिया, इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट है assisted reproductive technology and maternal smoking। अब मैंने पहले बताया था कि assisted reproductive technology इसलिए प्लेसेंटा प्रेविया नहीं कराती कि वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज कराती है। ये प्लीज ये एमसीक्यू है, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस यही कहती है ना आप, क्योंकि आपने यही पढ़ा कि एआरडी से मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। 10 टीचर्स ने कह दिया मल्टीपल प्रेगनेंसी से प्रेविया होता है, तो आपके 10 टीचर्स ने ही आपका दिमाग बना दिया, लेकिन सैडली ये बात गलत है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक इंडिपेंडेंट जो है वो फैक्टर है फॉर प्रेविया। और बेसिकली होता ये है कि इसमें क्या करना होता है, ये नहीं मुझे पता क्या करना था, लेकिन इंडिपेंडेंट है। सिंगलटन अगर होगी, इसमें सिंगलटन हो मल्टीपल फर्क नहीं पड़ता, इसने प्रेविया कराना है इंडिपेंडेंट। स्मोकिंग क्या करता है कि प्लेसेंटल पोजीशन के साथ इंटरफेयर करता है, प्लेसेंटल पोजीशनिंग के साथ कैसे करता है ये आप गूगल कर लें, करता है बस कुछ होता होगा, आई डोंट नो गाइस, अब हर बात का जवाब नहीं है। Okay, so we have done the 3 points of cesareans. Now we're going to talk about the assisted reproductive technology. We're going to change the highlighter to a more subtle color. It's very disturbing. So there's a higher incidence of previa independent of high rate of multiple. This is a very important point. Please note this down. Independent of the high risk of multiple pregnancies that are generated by the technique used. Okay. Relative risk is 3.7, that's quite high, and odds ratio is 2.62. And now we have smoking. Maternal smoking affects the placental position. It also increases, okay? Then we have advanced maternal age. It also increases the risk, but maybe this is because that with age parity increases, but I think this is not the case for मतलब मैं आई एम जस्ट जोकिंग कि अब लाजमी नहीं है कि एडवांस मिटरल एज के साथ पैरिटी भी इंक्रीज हो। That was a joke on my own self. Okay. Next, basically, there have been contradictory reports. अब 10 teachers में लिखा हुआ है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर बोथ एब्रप्शन एंड प्रेविया। अगर आप उसका डब्बा खोल के देख लें, अपने दिमाग का डब्बा भी खोलें और 10 टीचर्स का डब्बा भी खोल के देखें, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। There have been contradictory reports regarding the incidence of previa in multiple pregnancies. ठीक है, हाइलाइटर से मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी को हाईलाइट कर देती हूँ, यही तो करना रह गया। आप यही हरकत है कि कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। अब एक में कहा है कि इंक्रीज नहीं होता ट्विंस के साथ, दूसरे ने कहा है कि डाइकोरियोनिक और मोनोकोरियोनिक के साथ इंक्रीज होता है। तो आपने कहा है कि आप दिमाग में रखें कि there are contradictory reports, ठीक है, in multiple pregnancy. According to 10 teachers, yes, it does. According to guideline करना ही क्या है, confusion से create करते, contradictory, okay? Now, how are we going to screen the women? मुझे बताएं कि प्रेविया का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? Who is going to tell me the test for screening test? जी बेटा, कोई टेस्ट नहीं होता। नॉर्मली स्कैन तो आप करवाते हैं सबका from 18 plus 6 to 20 1, यही है ना, पता नहीं जो भी है, 21 plus 6 पे, तो उसी एनॉमली स्कैन पे आप जो है वो प्लेसेंटा देखते हैं। जब हर चीज देखते हैं तो यही एक तरह से स्क्रीन कर लेता है। तो अलग से देयर इज नो स्क्रीनिंग टेस्ट, वी यूज एनॉमली स्कैन टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। अब इसका एल्गोरिथम देखें, मैं कोई ये भी कोई मैं 10वीं दफा बता रही हूँ दैट यू डू। एंड अभी ध्यान से समझें, कान खोलने, अपना दिमाग का डब्बा खोलने गाइस।
एनॉर्मली स्कैन था, एनॉर्मली स्कैन पे लो लाइन है, उसको मैं डबल एल और प्लेसेंटा को मैं डबल पी लिखूंगी, ठीक है। मैं भी थक गई हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो ये आया, तो उसके बाद आपने दिमाग में बिठा लिया, अब आप एक एक्स्ट्रा स्कैन कराएंगे इन पेशेंट्स में। आम पेशेंट में जिनका प्लेसेंटा ठीक है उनमें आप ये स्कैन नहीं कराएंगे। जिनमें जो है वो लो लाइंग आया है या प्रेविया आया है एनॉर्मली पे, उनमें आप कराएंगे। कुछ लोग कहते हैं 34, लेकिन गाइडलाइन कहती है 32। 32 वीक्स पे आप कराएंगे स्कैन फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, और ये आप कराएंगे टीवीएस, ठीक है। अगर नॉर्मल स्कैन पे आपको लो लाइन प्रीमियम मिले ना, तो उस वक्त आप टीवीएस करके साथ ही देख सकते हैं, बिकॉज टीवीएस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये बात तो सबको पता है, ये तो बतानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्लेसेंटल लोकलाइजेशन आप कराएंगे। अब ये बात ध्यान से सुने, 90% चांसेस हैं, 90% कि ये रिजॉल्व हो गया होगा, ठीक है, माइग्रेशन की वजह से, कि माइग्रेशन थर्ड ट्रिमेस्टर में होती है। उसके बाद आपके पास, मैं पूरी गाइडलाइन अभी बता रही हूँ, दो रूट्स हैं, ठीक है। अगर पेशेंट हाई रिस्क है, रेड से हाई रिस्क, रेड से बहुत रिस्क होगा, सिम्टोमेटिक है, क्या सिम्टोमेटिक है, बार बार कहिए प्रेविया प्रेविया, नहीं भाई ब्लीड करेगी, सिम्टोमेटिक है, बार बार उसे वार्निंग हेमरेजेस मान गया, फिर उसके और रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर प्रीटर्म लेबर। रिस्क फैक्टर्स फॉर प्रीटर्म लेबर क्या होते हैं, नहीं आते तो प्रीटर्म लेबर की गाइडलाइन पढ़ लें, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर हैं तो आप उसकी प्री टर्म बर्थ प्लान करेंगे, इसको हम कहते हैं लेट प्री टर्म बर्थ। 34 से 36+6 पे आपने उसको डिलीवर कर देना है, ठीक है। तो आप उसे इस पॉइंट पे डिलीवर करें, आप उसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पे डेक्सा कवर कब देंगे ऐसे पेशेंट को? कैन समवन टेल मी that when are you going to give DEXA cover in this case? Of course, इससे पहले देंगे, तो ये भी आप साथ ही समझ लें, ये अलग अलग गाइडलाइन में लिखा हुआ है, इकट्ठे आपने नोट कर लेंगे एल्गोरिदम के। लेस देन 34 वीक्स पे आपने देना है ACS। ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नहीं है, इट्स अ WHO रिकॉग्नाइज्ड एब्रिविएशन फॉर एंटीनल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। आपने देने हैं एट लेस देन 34 वीक्स, ठीक है, फॉर पेशेंट्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ, ये वाली कैटेगरी, ठीक है। तो जिनकी आप प्लान कर रहे हैं प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है, उन पेशेंट्स को आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लेस देन 34 वीक्स पे लगा के 34 से 36+6 पे डिलीवर करते थे। अब हम ग्रीन कलर से देखते हैं दोज पेशेंट्स हु आर नॉट दैट guys, I'm just coughing like a, okay, क्या कह रही थी, एक सेकेंड, या अब मैं फिर इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ, सब कुछ इकट्ठा नजर आए आप लोगों को, दिमाग का डब्बा खुले। So if you are basically doing, if the patient is not symptomatic, it's asymptomatic previa and इसको कहेंगे uneventful रहा है, फिर उसकी डिलीवरी आप प्लान करेंगे 36 से 37 वीक्स पे। इससे आगे आपने किसी भी प्रेविया को नहीं लेके जाना, चाहे वो जितना भी आपको अच्छा दिखे, आपको इनोसेंट दिखे, वो आपके सामने ही ब्लीड कर जाएगा वरना, और फिर आप बैठे रहेंगे, ठीक है। तो लेट प्रीटर्म डिलीवरी आपने प्लान की, इसको हम कहेंगे लेट प्रीटर्म। इनकी इस कैटेगरी की जो थोड़ी कैटेगरी रेड है, ये लिखा नहीं है रेड, ये मैं आपको बस बता रही हूँ, ठीक है, लेट प्री टर्म डिलीवरी। और जो हमारे पास ग्रीन से हमने कैटेगरी लिखी है अनइवेंटफुल, उसको हमने 36 से 37 में प्लान किया। इसको हम डेक्सा कवर कब देंगे, क्लासिकली हम इसको देंगे 34 से 35+6 पे ACS देंगे। तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने का टाइम भी 2 में डिवाइडेड है प्रेफर के। हाई रिस्क में जिनकी आपने प्लान कर रहे हैं अर्ली डिलीवरी, जिसको आप कह रहे हैं लेट प्रीटर्म बर्थ, उसको आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड देने लेस देन 34 वीक्स। और जिसकी आप डिलीवर प्लान करें 36 37, उससे आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं 34 से
35 plus 6. Okay guys, so this is about the whole algorithm. अब मुझे बताएं कि अगर किसी को थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हो गए, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हुई है, स्टेबल हो गई है, लेकिन आपको डर है, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हम एपीएच को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ना, ये तो आपने पढ़ा ही है 10 टीचर्स में मेरे साथ, अब ये मत कहना ये नहीं पता था। तो कॉलिसिस आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई एक शर्त है। वो शर्त क्या है? इतनी बड़ी शर्त है कि मुझे उर्दू में लिखना पड़ा। आई होप शर्त ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, कि वो पेशेंट सिम्टोमेटिक ना हो, स्टेबल हो और एसिम्टोमेटिक हो या माइल्ड हो से कोई सिम्टम आए, तो आप ये 48 आवर्स के लिए उसका टोकोलिसिस प्लान करेंगे। और इसकी वजह ये नहीं है कि बच्चा बड़ा हो जाए, ओहो पोस्ट नहीं, ताकि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो आपने उसे दिए हैं उनको असर करने के लिए टाइम मिल जाए। और अगर वो ऐसी कंडीशन में आई है कि डिलीवरी इंडिकेटेड है, तब होगी या वो ब्लीड कर रही है या बच्चा डिस्ट्रेस में है, तो उन दोनों केसेस में आपने टोकोलिसिस का सोचना भी नहीं। क्रॉस क्रॉस टोकोलिसिस सिर्फ तब इंडिकेटेड है जब पेशेंट स्टेबल है, और उसकी वजह भी ये है, उसकी वजह ये नहीं है कि आप उसके प्रीटर्म बर्थ को रोक दें, बिल्कुल उसकी वजह है ताकि स्टेरॉइड्स अपना काम कर सकें। स्टेरॉइड्स आपने कब दिए थे जल्दी बताएं, कब दिए थे आपने स्टेरॉइड्स? 34 से पहले हाई रिस्क ग्रुप को। और जो हमारे पास लो रिस्क ग्रुप था, लो रिस्क तो ना हुआ लेकिन जो अनइवेंटफुल ग्रुप था उसको कब दिए थे? 34 से 35 प्लस 6 वीक्स पे। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, तो हमारी ऑलमोस्ट पूरी गाइडलाइन हमने इसी में कर लिया। अब हम जल्दी से रीड कर लेते हैं बिकॉज आप लोगों को गाइडलाइन से डर लगता है। हम अपना पेन ले लेते हैं, हम लेते हैं पर्पल, रेड पेन लेते हैं क्योंकि प्रेवी है ना, तो रेड एपीएच। ओके गाइस, ये कैसे बंद होगा? the hell? It's actually very difficult to use computer for someone who is not used to it. Okay. So आपने स्क्रीनिंग कैसे करनी है, तो मैंने आपको सारा तो कहानी बताई है। अब मैं ये भी बताऊं आपको कि देखिए, जो मिड प्रेगनेंसी रूटीन फीटल एनॉमली स्कैन है, वही आपके पास लोकलाइजेशन भी करता है और आइडेंटिफाई कर लेता है। और आप प्रेविया का टर्म कब यूज करते हैं, फिर वही बकवास इसने करनी है। प्रेविया का टर्म कब यूज करते हैं? जब वो ऑस पर है ना, चाहे वो पार्शियली कंप्लीटली है। और लो लेंगे कब यूज करते हैं? जब 16 वीक से ऊपर की जेस्टेशन पर वो विद इन 20 mm, लेस देन 20 mm फ्रॉम ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है, ठीक है, या प्रेविया है, तो आप फिर 32 वीक्स पे स्कैन फॉर लोकलाइजेशन करेंगे, ये टीवीएस ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रेविया जो है वो इसके साथ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है। फिर वही बात, जो यूके स्क्रीनिंग कमेटी है वो कोई नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं रिकमेंड करती, लेकिन जो रूटीन मिड प्रेगनेंसी नॉर्मली स्कैन है उसी पर ही आप प्लेसेंटा को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली प्लेसेंटल साइट जो है वो रूटीन फीटल नॉर्मली स्कैन पे रिपोर्ट होनी चाहिए। और यही मेन स्क्रीनिंग टेस्ट बन गया आपका रूटीन फीटल एनॉमली स्कैन। समझ आ गई? अच्छा, प्लेसेंटल माइग्रेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि वो असल में खुद माइग्रेट नहीं करता, असल में लोअर सेगमेंट बनता है तो हमें लगता है वो ऊपर चला गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा 90% केसेस में रिजॉल्व हो जाता है टर्म से पहले। ये उनमें होता है, ये उनमें कम होता है जिनमें पहले से सिजेरियन है। दोबारा जल्दी से अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि हमने सिजेरियन के 3 पॉइंट्स क्या किए थे। हमने सिजेरियन के 3 पॉइंट्स ये किए थे कि नंबर ऑफ सिजेरियंस, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे प्रेविया के चांस और ज्यादा और रेशियो होती रहेगी। 4.5, 7.5, 6.5, 44.9। और हमने कहा था कि अगर जितना सिजेरियन की जितना बाद जितना जल्दी अगली प्रेगनेंसी होगी, अगर विद इन 1 ईयर होगी, तो उसमें भी प्रेवे के चांस ज्यादा है। और सॉरी, प्री लेबर सिजेरियन सेक्शन में भी प्रेवे का चांस ज्यादा है। और फिर हमने कहा कि सिजेरियन सेक्शन माइग्रेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं। कैसे करते हैं ये सारी स्टोरी बताई, वो पेशेंट को माइग्रेट नहीं करने देता, तभी तो प्रेविया का चांस ज्यादा है, वो वहीं के वहीं रहता है। ठीक है, 90% केसेस में वैसे प्रेविया ने रिजॉल्व हो जाना था, लेकिन अगर दरमियान में स्कार आ जाए, कबाब में हड्डी आ जाए, तो फिर सीन खराब हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी में
प्रेविया परसिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये भी डिपेंड करता है कि आपने स्कैन कब करके देखा है, ठीक है। जिनका जो है वो सेकंड ट्रिमेस्टर में डायग्नोज हो गया नॉर्मली स्कैन में, उनमें भी 32 वीक्स पे जब स्कैन करेंगे, देखें अगर आप स्कैन ही 32 वीक्स पे कर रहे हैं पहला, फिर आपको कैसे पता चलेगा रिजॉल्व हुआ या नहीं। इसका ये बच्चे कहते हैं कि क्या मतलब डिपेंडेंट ऑन जेस्टेशनल एज एट सोनोग्राफिक डिटेक्शन, ये क्या अंग्रेजी लिखी हुई है, यही अंग्रेजी लिखी हुई है जो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो यही मतलब है कि देखें कॉमन सेंस, जब 32 वीक से पहले स्कैन करेंगे तो आप तो प्रेविया देखेंगे, आप कहेंगे ओहो प्रेविया प्रेविया प्रेविया, ठीक है। आपको क्या पता जो बाकी 5 आपने देखे हैं उनका भी प्रेविया था, वो माइग्रेट हो गया, आप खुश हो रहे हैं, वाह ये तो ठीक है। तो डिपेंड करता है आपने स्कैन कब किया, ठीक है। 32 वीक्स के बाद भी जो है वो रिजॉल्व होने का चांस होता है 50% केसेस में, लेकिन 30, क्या मैंने आपको कहा है कि 36 वीक्स के बाद कोई और स्कैन करे, मैंने तो आपको स्टोरी नहीं बताई, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। मैं जो आपका एल्गोरिथम बता रही थी उसमें मैंने तो पेशेंट को डिलीवर कर दिया ना आपके, क्या मैंने आपको डिलीवरी का प्लान टाइम बताया, आपने मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा कि 32 पे प्लेसेंटा लोकलाइजेशन करेंगे, फिर हाई रिस्क है तो उसको 34 से 36+6 पे आपने डिलीवर करना है, और अगर वो लो रिस्क है तो उसको आपने 36 से 37 पे डिलीवर करना है। यही पेशेंट जो लो रिस्क है, आप सोचेंगे नहीं यार ये ब्लीड नहीं करे, कोई इवेंट नहीं हो रहा, कहीं इसका माइग्रेट तो नहीं कर गया, नहीं सोचेंगे, दिमाग नहीं अपना इस्तेमाल करेंगे, गलती नहीं करेंगे दिमाग इस्तेमाल करने की। Sorry guys, I'm being very harsh because you know life and world is harsh, so I'm taking it all on you guys, okay? So basically what happens over here is that in this case इसमें नहीं पकड़ के स्कैन का टीवीएस करना शुरू जाना, अगर डिलीवरी के टाइम में रुको मैं टीवीएस कर लूं हाई रिस्क में, 36 वीक्स पे यू हैव टू डू अनदर टीवीएस। ये एल्गोरिथम आपका यहाँ तक किसमें, एसिम्टोमेटिक केसेस में, इन केसेस में, ये अपने दिमाग में बिठा लें प्लीज। तो 3 लैंडमार्क्स हैं आपके, टाइम स्टैम्प्स, लैंडमार्क्स नहीं, मैं नाट में नहीं पढ़ा रही, एनॉमली स्कैन, 32 वीक्स का स्कैन, 36 वीक्स का स्कैन। एनॉमली स्कैन आपने सब में करना है, 32 वीक्स का स्कैन आपने सब में करना है, 36 वीक का स्कैन आपने सिर्फ उनमें करना है जो अनइवेंटफुल प्लेसेंटा प्रेविया हैं, इनोसेंट हैं, कोई ब्लीड कुछ नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे और 50% यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब जो 10% वहां बच गए थे उनमें से भी फिर आधे यहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे, कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि हमने तो बहुत गाइडलाइन पढ़ ली, अब हम अपना दिमाग चलाते हैं, क्या पता मैडम और आरसीओ जी को ना पता हो 36 के बाद भी बच्चे कुछ रिजॉल्व हो जाते हैं, तो नहीं, बड़ा क्रॉस में लगाऊंगी आप लोगों के ऊपर, 36 वीक्स के बाद कोई रेजोल्यूशन नहीं होती, सिर्फ हेमरेज होता है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं कोई अपनी गाइडलाइन बनाता हूँ उसमें देखता हूँ 36 के बाद जो बच्चा कुछ प्लेसेंटा है क्या पता वो भी रिजॉल्व हो जाए, फिर आप रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इतनी फजूल बातें करती हूँ मैं। Anomaly scan, then a 32-week scan for placental localization, and then we have the third one is a 36-week scan only in asymptomatic patient। देखिए जो symptomatic है वो तो डिलीवर हो गए 34 से 36+6 के दरमियान, ठीक है। अच्छा पढ़ाया मैंने वैसे, ओके। बैक टू दी बैक टू द गाय, अब मैं वापस जाने का रास्ता भूल जाती हूँ, ओके। अच्छा, अब कंफर्म, एक सेकंड, अब टाइमिंग ऑफ कंफर्मेटरी अल्ट्रासाउंड थर्ड ट्रिमेस्टर 32 या 30 पे वेरी थी, वो फजूल बातें करके ना आपको अपनी थेरी पुरानी बता के एल्गोरिथम भुला देते हैं। अब परसीव रिस्क पे बेस है कि हेमरेज का रिस्क क्या है, देखिए हम हेमरेज का रिस्क ज्यादा तो 36 से पहले पेशेंट को बेल आउट कर दें, 36 का स्कैन आप नहीं करेंगे ना फिर। अच्छा, फॉलो अप अल्ट्रासाउंड का टाइम भी टेलर होना चाहिए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन के हिसाब से, ताकि आप एक्रीटा को रूल आउट करें, ये हम एक्रीटा में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक्रीटा को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है अगर वो प्रेविया या प्रीवियस स्कार है, वो कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। टीवीएस के क्या रिस्क हैं, क्या कोई रिस्क नहीं है, टीवीएस का बहुत अच्छी चीज है, टीवीएस सेफ है, टीवीएस सुपीरियर है, टीवीएस हीरो है प्रेविया की केस में, ओके। सो एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात आने वाली है जिससे आपका दिमाग और खराब होगा कि अच्छा, एडिशनल टीवीएस इज रिकमेंडेड एट 36 वीक्स, ये मैंने आपको एल्गोरिथम में बता दी, सिर्फ एसिम्टोमेटिक में, जो लो रिस्क था ना जो ग्रीन से मैंने लिखा था वो अलग रहो,
तो अब आपको समझ आ गया कि प्रेविया के हमारे पास दो ग्रुप्स हैं मैनेजमेंट और एल्गोरिदम को लेके। उन दोनों ग्रुप में डिलीवरी का टाइम भी अलग है, इसके अलावा स्टेरॉइड देने का टाइम भी अलग है, और स्कैन का भी देखें फर्क है। ये तीनों चीजें इन दोनों ग्रुप्स में अलग है। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि प्रेविया को डिलीवर कब करना है, तो ये नहीं करना मेरे ख्याल से आप दो ग्रुप्स हैं, ऐसे आपको प्रॉपर आप आंसर दे के जबरदस्त किस्म का आप जो है ना वो चीज समझ गए। अब आ जाती है, अब आर्शियोजेनिका के इतने बच्चे खुश हो गए, इसको एल्गोरिदम पढ़ा दिया इसने, अब हम इनको और तंग करते हैं, हम सर्वाइकल लेंथ की बात करते हैं। सर्वाइकल लेंथ पढ़ के बच्चे कहेंगे ये क्या, सर्वाइकल लेंथ हमने सर क्लास में पढ़ी थी, प्रीटर्म बर्थ में पढ़ी थी। तो क्या बच्चों प्रेविया में प्रीटर्म बर्थ नहीं होती? क्या प्रेविया को प्रीटर्म लेबर पेन्स नहीं आते? होते हैं ना, तो इससे सर्वाइकल लेंथ यहाँ है। अब हम देखते हैं क्या रोल है। देखिए सर्वाइकल लेंथ की मेजरमेंट, अब ना देखिए इनकी आप गेम देखें, ग्रे वर्ड्स मे हेल्प। सर्वाइकल लेंथ लेना रिकमेंडेड नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या पता अगली अपडेट में ये इसको ऐड कर दें। मे हेल्प इन फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, क्यों? सर्वाइकल लेंथ अगर छोटी है ना 34 वीक से पहले, तो इसमें फिर ज्यादा चांस है कि प्री टर्म इमरजेंसी डिलीवरी होगी, और अगर आप सिजेरियन करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी। सर्वाइकल लेंथ ना, आपको वो बाबा जी है जो बहुत दूर अंदेश होता है, वो पहले बता देता है बहुत बुरा हाल होगा बेटा इस प्रेविया का, ठीक है। अब टीवीएस से ही हम सर्वाइकल लेंथ मेजर करते हैं, जाहिर है इतनी तो कॉमन सेंस सब में है, ठीक है। टीवीएस के फायदे, स्पेशली अगर पोस्टीरियर प्रेविया है तो वो हमें ना थोड़ा ढूंढने में मसला होता है, उसमें टीवीएस का फायदा, अब टीवीएस के फायदे बता रहे हैं कि आप कन्विंस हो जाए, लेकिन हमें इनको पता नहीं कि आपको पता है कि टीवीएस ही करना है। और लार्ज यूट्राइन फाइब्रॉइड में भी टीएस से ये जो है बड़ा सुपीरियर है। अच्छा देखें, टीवीएस और टीएस के कंपैरिजन फॉर प्रेविया में इतने ट्रायल्स हुए नहीं, जो मैं आपको कुछ और बताऊं। अगर ऑस टू एज डिस्टेंस 20 mm से ज्यादा है तो क्या वो प्रेविया है? या 20 mm है तो वो तो है ही नहीं ना, लो लाइन, ठीक है, नॉर्मल है वो, सही है। अब स्टडीज ने देखें इस केस में हेमरेज, ये क्या फजूल बात है, वो प्रेविया है नहीं तो हेमरेज क्यों होगा? इस लाइन को ना, अब फिर आप कहेंगे कि मैं गुस्सा करती हूँ गाइडलाइन पे, इस लाइन को यहाँ खत्म करना चाहिए था, ये गाइडलाइन, ये लाइन होनी नहीं चाहिए थी। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एक्सपैंडिंग, सब कट काट देंगे, पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, माइग्रेशन 32 वीक से बाद ही पॉसिबल है, ये भी ऊपर बता चुके हैं। आर दे हैविंग एमनीसिया और दे फॉरगेटिंग दैट दे हैव मेंशन्ड थिंग्स, दे मेंशनिंग थिंग ट्वाइस एंड थ्राइस। अब एक लाइन है जिसमें बड़ा डर रही थी, लेकिन वो लाइन आ गई है। अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ते हैं गाइस, बहुत गप्पे होंगी। टीवीएस 26 से 60% प्लेसेंटास को रिक्लासिफाई करता है, जो कि नॉर्मली स्कैन पे जो है वो डायग्नोज हुए थे। इस लाइन का मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट करूंगी, आई एम सॉरी, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या अंग्रेजी, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या क्या मतलब रिक्लासिफाई करता है, क्या मतलब हर स्टूपिड चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टीवीएस की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, 93.3% की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है, वेरी गुड। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू 96.7% है, वेरी गुड। फॉल्स नेगेटिव इज ओनली 2.33%। ओके, एंड जिनमें टीएस को अगर हम देखें तो टीएस की सेंसिटिविटी 87 है और स्पेसिफिसिटी 98.8 है, सो वी प्रेफर टीवीएस। अब हम आप बात करते हैं कि देखें टीवीएस से आप ये करते थे सर्वाइकल लेंथ, और टीवीएस से आप देख रहे हैं लो लाइन प्लेसेंटा और प्रेविया, तो फिर हम क्यों ना प्रेविया में भी सर्वाइकल लेंथ देख लें, है ना। तो टीवीएस से हम सर्वाइकल लेंथ देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास ये पता चला है कि सर्वाइकल लेंथ इज अ प्रिडिक्टर, ये एमसीक्यू है, ये पूरा पैराग्राफ एमसीक्यू है। सर्वाइकल लेंथ इज अ प्रिडिक्टर ऑफ एंटीपार्टनर ब्लीडिंग एंड इमरजेंसी प्रीटर्म सिजेरियन सेक्शन एंड प्लेसेंटा प्रेविया। कैसे, क्यों, मैं आपको परेशान, इट्स ओके, थिंग्स हैपन ना, मुश्किल चीजें आ जाती हैं। सर्वाइकल लेंथ प्रिडिक्टर है एंटीपार्टनर ब्लीडिंग का और इमरजेंसी प्रीटर्म सेक्शन का, ठीक है। एक कोहोर्ट स्टडी थी, उसमें हमने देखा कि कट ऑफ पॉइंट क्या होता है। जो कट ऑफ पॉइंट होता है ना, वुमेन एट रिस्क ऑफ हेमरेज रिक्वायरिंग सिजेरियन सेक्शन बिफोर 34 वीक्स इज अ सर्वाइकल लेंथ ऑफ 31 mm और लेस। अगर आपने ये प्रिडिक्ट करना हो ना कि गाइस, ये जनरल डिस्कशन है, ठीक है, कि कितने पेशेंट्स में कल को बुरा आउटकम होगा, मतलब उन्हें जल्दी हेमरेज हो जाएगा, और अगर उनका सिजेरियन आप करेंगे तो सिजेरियन में वो ब्लीड ज्यादा करेंगे, और वो प्रीटर्म उनका सिजेरियन होगा, तो उनकी वो खवातीन है जिनकी सर्वाइकल लेंथ 31 mm थी या उससे कम थी,
34 वीक से पहले, ठीक है। और दे बेसिकली रिक्वायर आर सिजेरियन सेक्शन बिफोर 34 वीक्स। और जिनकी सर्वाइकल लेंथ लेस देन 31 mm है, इनमें 16 टाइम्स हायर रिस्क होता है सिजेरियन सेक्शन का ड्यू टू मैसिव हेमरेज। गाइस, ये इग्नोर करने वाली बात अगर होती तो मैं आपको कहती कि मूव ऑन, लेकिन आप देखें 16 टाइम्स इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इसको मैंने डबल हाईलाइट कर लिया, 16 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप दो चीजों को कंबाइन कर दें, ठीक है। मैंने ना आपके लिए कुछ टर्म्स यूज किए थे। क्या टर्म यूज किया था मैंने गाइस, जल्दी बता दें। मैंने कहा था कि हम, ये क्या खुल गया, पर्सनल चीजें खुल गई, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा था कि हमने प्लेसेंटा के जो लीडिंग एज है उसकी हमने तीन चीजें देखनी है। वो क्या थी, मुझे भी नहीं मिलेंगी जरूरत के वक्त तो। इधर है, इतना ज्यादा तो मैंने नहीं लिख दिया जो मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, ये रहा। खूबसूरत मेरी आर्टिस्टिक राइटिंग में मैंने लिखा था कि हमने प्लेसेंटल एज को देखना है। जो लीडिंग प्लेसेंटल एज होता है उसका एज टू ऑस डिस्टेंस आप देखेंगे, ठीक है। एज टू फीटल हेड डिस्टेंस की बात करेंगे आप, और उस लीडिंग प्लेसेंटल एज की थिकनेस देखेंगे। ये तो अपनी जगह पर है ना। हम स्कैन पे मतलब क्या क्या देखते हैं डिलीवरी प्लान करते हैं, सारा इस गाइडलाइन में डिस्कशन है। हमने कहा कि सर्वाइकल लेंथ देख लो आप। सर्वाइकल लेंथ बताएगी लेस देन मतलब 34 वीक्स बैड आउटकम्स वगैरह बताएगी आपको। 16 टाइम्स इंक्रीज रिस्क है एपीएच की वजह से सिजेरियन सेक्शन का, तो बड़ी सिग्निफिकेंट है अगर वो 31 mm या उससे लेस है। इसको इन्होंने कंबाइन किया लीडिंग प्लेसेंटल एज की थिकनेस के साथ। इन दोनों चीजों को इन्होंने कंबाइन किया और एक स्टडी की कि ये दोनों को हम कंबाइंड तौर पे एज अ प्रिडिक्टर यूज करें। और थिकनेस इन्होंने रखी अगर 10 mm या उससे ज्यादा, 10 mm अच्छी खासी थिकनेस होती है। ये एज टू, यहाँ बच्चे फंसते हैं, ये 10 mm एज टू ऑस डिस्टेंस नहीं है, ये तो ये है, ठीक है। ये अगर प्रेवियन है तो ये डिस्टेंस ये इसकी अपनी इस एज की थिकनेस है कि कितना इतना थिक है, इतना हर इतना यूट्रस से बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है। तो ये थिकनेस अलग चीज है, ये अलग 10 mm है, ये एज टू ऑस डिस्टेंस वाला 10 mm नहीं है, ठीक है। आपको कभी किसी ने इच्ची बिच्ची इतनी करके कोई गाइडलाइन पढ़ाई है? मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं लगी हूँ। अच्छा, तो बेसिकली कंबाइंड सर्वाइकल लेंथ लेस देन 30 mm, सॉरी गाइस मैंने 31